हेलो फ्रेंड्स, बिफोर स्टार्टिंग अवर मेन कंसेप्ट्स, यहां पर हम बात करते हैं अबाउट व्हाट इज टैक्स। टैक्स शुरू करना है तो पहले ये समझना जरूरी है कि टैक्स होता क्या है और कितने तरह के टैक्सेस हैं। व्हाट इज टैक्स? टैक्स इज ए चार्ज। टैक्स इज ए चार्ज, इस चीज को ध्यान से समझिएगा। टैक्स इज ए चार्ज। चार्ज का मतलब क्या हुआ? चार्ज का मतलब है बेटा कंपल्सरी पेमेंट। कंपल्सरी पेमेंट। एक बात बताइए, अगर गवर्नमेंट आपसे कहे भाई देखो, अगर आप कुछ पैसा कमाते हो तो उस पैसे का 10% आपको मुझे देना है। अगर आपकी इच्छा है तो दे देना, और अगर इच्छा नहीं है तो मत देना, कोई दिक्कत नहीं है। एक बात बताओ मुझे कि अगर गवर्नमेंट आपसे को कोई ऑप्शन दे रही है और आपसे कहती है मर्जी आए तो देना, मर्जी आए तो मत देना। मान लो आप 5 लाख रुपए कमाते हो और 5 लाख का 10% है 50,000। अगर गवर्नमेंट आपसे आके कहे मर्जी है तो देना, मर्जी है तो मत देना, या एक काम करना जितना देना चाहते हो उतना दे देना। गवर्नमेंट ने कहा मर्जी है देना, मर्जी है मत देना, कितने लोग पे करेंगे? अरे जब कंपलसरी पेमेंट है तभी सभी लोग पे नहीं करते। तो सोचो, अगर इसको ऑप्शन क्रिएट कर दिया गया कि भाई टैक्स तब पे करना अगर मर्जी होगी, तो नो वन इज गोइंग टू पे। ठीक है, हार्डली कोई एक आधा व्यक्ति पे कर देगा, बट मेजोरिटी क्या करेगी? पे नहीं करेगी। या अगर ये कहा गया चलो भाई पे करना तो जरूरी है, मगर 10% करो, 1% करो, तुम्हारी इच्छा है, तो वहां पर भी लोग क्या करेंगे बेटा? मिनिमम पे करेंगे। तो नहीं, टैक्स इज अ चार्ज बेटा, टैक्स इज अ कंपल्सरी पेमेंट। ठीक है, ये जो है कंपल्सरी पेमेंट है जो हमारी गवर्नमेंट चार्ज करती है। और गवर्नमेंट को राइट किसने दिया है? ठीक है, कंपल्सरी पेमेंट। तो चार्ज इज क्रिएटेड अंडर authority of law given by कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हमारे भारत का संविधान हमारी गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को भी, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी अधिकार देता है कि आप कानून बनाएं और उस कानून में आप टैक्स को लोगों के ऊपर लगाएं। इसके बारे में कभी डिटेल में अलग से चर्चा करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के ऊपर। ठीक है, तो पहली बात करें, टैक्स इज अ चार्ज। तो चार्ज मतलब कंपल्सरी पेमेंट। सो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज गिवन राइट टू मेक द लॉ, एंड अंडर द अथॉरिटी ऑफ लॉ हमारी गवर्नमेंट ने अलग अलग तरह के टैक्स लॉज बनाए हैं जिसके थ्रू गवर्नमेंट हमसे टैक्स चार्ज कर सकती है। ठीक है, ये जो टैक्स है ये किसके ऊपर चार्ज किया जाता है? देखिएगा बेटा, ये जो टैक्स चार्ज किया जाता है ये इनकम के ऊपर किया जा सकता है, ये एक्सपेंडिचर के ऊपर किया जा सकता है, ये किसी एक्टिविटी के ऊपर किया जा सकता है, ये किसी पर्सन के ऊपर किया जा सकता है, ये किसी एसेट के ऊपर चार्ज किया जा सकता है। मतलब जो टैक्स है, ये चार्ज है, ये किसी व्यक्ति के ऊपर भी हो सकता है, ये किसी व्यक्ति की इनकम के ऊपर भी हो सकता है, किसी एक्टिविटी के ऊपर भी हो सकता है, ये किसी व्यक्ति की एसेट के ऊपर भी हो सकता है। ठीक है, आप पैसा कमाते हैं तो टैक्स इनकम के ऊपर लगने वाला है, जिसको इनकम टैक्स का नाम दिया जाता है। ठीक है, आप कोई सप्लाई कर रहे हैं, इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। आप कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, मैं आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं, इट इज एन एक्टिविटी। ठीक है, इसको सप्लाई कहा जाता है, इसके ऊपर जीएसटी चार्ज किया जाता है। ठीक है, वेल्थ के ऊपर पहले वेल्थ टैक्स लगता था। ठीक है, पहले वेल्थ के ऊपर वेल्थ टैक्स लगता था। मतलब अगर आपके पास कोई संपत्ति है, आपके पास ज्वेलरी है, आपके पास घर है, आपके पास प्लॉट है, तो उसके ऊपर वेल्थ टैक्स लगता था। वेल्थ टैक्स एबोलिश कर दिया गया, बट आज भी जो प्रॉपर्टी है उसके ऊपर प्रॉपर्टी टैक्स चार्ज किया जाता है। ठीक है, टैक्स चार्ज किया जाता है, मतलब आपको पे करना जरूरी होता है। ठीक है, तो वी हैव मल्टीपल टाइप्स ऑफ टैक्सेस। बट अगर मैं ब्रॉडली बात करता हूं, अगर हम बेटा ब्रॉडली बात करते हैं, तो ब्रॉडली हम टैक्सेस को केवल दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। ब्रॉडली टैक्सेस को हम केवल दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। और बेटा समझिएगा, मैं केवल
उन्हीं टैक्सेस के बारे में विशेषतः हम यहाँ चर्चा करेंगे, बात करेंगे जो सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है, क्योंकि हमें स्टेट लेवल का कोई भी टैक्स नहीं पढ़ना है, ठीक है, कोई भी पर्टिकुलर एक्ट हमें नहीं डिस्कस करना है, ठीक है। तो टैक्सेस को ब्रॉडली दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स ऐसे काम करते हैं, जरा समझिएगा। डायरेक्ट टैक्स में दो व्यक्ति होते हैं। डायरेक्ट टैक्स में केवल दो व्यक्ति होते हैं, ठीक है। ये जो व्यक्ति है इसको हम नाम देते हैं गवर्नमेंट, ठीक है, ये व्यक्ति है गवर्नमेंट, और ये व्यक्ति है टैक्स पेयर। ये व्यक्ति है टैक्स पेयर। ये व्यक्ति टैक्स पेयर है। ये व्यक्ति टैक्स डायरेक्टली किसे जमा कराता है? गवर्नमेंट को जमा कराता है। तो डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन टैक्स पेयर एंड गवर्नमेंट। मगर यहां पर इनडायरेक्ट टैक्सेस में तीन व्यक्ति होते हैं। डायरेक्ट टैक्स में तीन व्यक्ति होते हैं, ठीक है। डायरेक्ट टैक्स में तीन व्यक्ति होते हैं। ये जो पहला व्यक्ति है ये दूसरे व्यक्ति को टैक्स जमा कराता है, और ये जो दूसरा व्यक्ति है ये तीसरे व्यक्ति को टैक्स जमा कराता है, ठीक है। यहाँ तीन व्यक्ति होते हैं। ये जो तीसरा व्यक्ति है जिसकी पॉकेट में अल्टीमेटली टैक्स जाता है, तो बट ऑब्वियसली कौन होगी? हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होगी, ठीक है। ये है गवर्नमेंट। जिस व्यक्ति की जेब से पहले टैक्स गया, देखो टैक्स यहां से चला और यहां से इधर गया, तो अकॉर्डिंगली जो गवर्नमेंट के पास टैक्स जा रहा है बेटा, अगर ध्यान से देखें किसकी जेब से जा रहा है? इस पहले व्यक्ति की जेब से जा रहा है, तो इसको नाम हमने दिया, अगर हम देखें तो ये हो रहा है टैक्स पेयर, और इस व्यक्ति को नाम हम दे सकते हैं टैक्स कलेक्टर। अभी सिर्फ समझने के लिए है, ठीक है, अभी सिर्फ एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग दे रहा हूं मैं आपको, टैक्स कलेक्टर। तो यहां पर टैक्स जा रहा है, इधर से जाएगा, फिर यहां से जाएगा। तो बेटा अगर हम इसको नाम देते हैं ए और इसको नाम देते हैं बी, और ये है गवर्नमेंट, तो टैक्स ए डायरेक्टली गवर्नमेंट को जमा नहीं करा रहा है, वो पहले टैक्स बी कलेक्ट कर रहा है, फिर बी वो टैक्स गवर्नमेंट के खाते में जमा करा देता है, ठीक है। क्या टैक्स डायरेक्टली गवर्नमेंट की जेब में जा रहा है? जी नहीं, ए से जा रहा है गवर्नमेंट के पास थ्रू बी, मतलब इनडायरेक्टली। तो इनडायरेक्ट टैक्स में हमारे पास तीन व्यक्ति होते हैं, कम से कम चार भी हो सकते हैं, पांच भी हो सकते हैं, मगर कम से कम तीन व्यक्ति हैं। एक जिसकी पॉकेट से पैसा गया, दूसरा गवर्नमेंट जिसकी पॉकेट में पैसा गया, और बीच में कुछ व्यक्ति होते हैं जिनके थ्रू टैक्स एक व्यक्ति से दूसरा, दूसरे से तीसरा, और अल्टीमेटली गवर्नमेंट के पॉकेट में जाके टैक्स जमा हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्लियर है डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस क्यों कहा जाता है हमारे पास, ठीक है, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। अच्छा, डायरेक्ट टैक्स के एग्जाम्पल क्या है? देखिए, डायरेक्ट टैक्स मैंने पहले बताया था, हमारे पास मल्टीपल टैक्सेस होते थे पहले। डायरेक्ट टैक्स में हमारे पास होता था इनकम टैक्स, हमारे पास होता था वेल्थ टैक्स, हमारे पास होता था गिफ्ट टैक्स। गिफ्ट टैक्स को 2000 से पहले, मतलब लास्ट सेंचुरी में विड्रॉ कर लिया गया था, और लेटर ऑन 2004 में गिफ्ट टैक्स को इनकम टैक्स में अलग एक बार दोबारा इंट्रोड्यूस कर दिया गया, मतलब गिफ्ट टैक्स अब नहीं है। 2014 और 2015 आई थिंक 2015 फाइनेंस एक्ट में गवर्नमेंट ने वेल्थ टैक्स को भी हटा दिया। तो बेटा आज की डेट में केवल एक ही टैक्स है, वो है इनकम टैक्स। तो इनकम टैक्स कल भी था और इनकम टैक्स आज भी है। इनकम टैक्स एक्ट 1961 which came into effect from 1/4/1962। इनकम टैक्स है 1961 से पहले भी होता था, समझिएगा। इनकम टैक्स 1961 से पहला भी था, मगर वो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, जो ब्रिटिश इंडिया था, उनका एक्ट चला आ रहा था। 1961 में इंडिया ने अपना इनकम टैक्स एक्ट एनेक्ट किया, और 1/4/1962 से ये पूरे इंडिया में एप्लीकेबल हो गया, ठीक है जी। तो इनकम टैक्स की अगर बात करें तो हमारे पास पढ़ने के लिए जो मिलेगा वो होगा हमारा इनकम टैक्स केवल, ठीक है। इनकम टैक्स में क्या, डायरेक्ट टैक्स में क्या कवर होता है? केवल इनकम टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस की बेटा अगर बात करें, इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात करें तो आज की डेट में हमारे पास जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं मेन, वो है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट। जीएसटी में जीएसटी एप्लीकेबल हुआ था 1 जुलाई 2017 से, और जीएसटी आने से पहले मल्टीपल टैक्सेस हमारे पास होते थे। जब मैं जीएसटी पढ़ाऊंगा, शुरू करूंगा, तो वहां पर हम डिटेल में चर्चा करेंगे। जीएसटी में 17 टैक्सेस को, जी हां, जीएसटी में 17 टैक्सेस को मर्ज किया गया, जिसमें कुछ स्टेट के टैक्सेस भी थे और सेंट्रल टैक्सेस भी थे, ठीक है। इसके बारे में डिटेल में हम डिस्कशन करेंगे जीएसटी की क्लासेस में, ठीक है। तो जीएसटी में 17 टैक्सेस को मर्ज किया गया, तो 17 इनडायरेक्ट टैक्सेस को मर्ज करके केवल एक वन नेशन वन टैक्स आपने सुना होगा बनाया गया, जिसका नाम है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अभी भी जो पूरी
तरीके से अब ये सबसे मेन सोर्स ऑफ इनकम है इनडायरेक्ट टैक्सेस में, ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्सेस में जो सबसे ज्यादा टैक्स आता है वो जीएसटी से आ रहा है। दूसरा बेटा जो हमारे पास है वो है कस्टम्स ड्यूटी। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट पर जो टैक्स चार्ज किया जाता है वो कहलाता है कस्टम्स ड्यूटी। अब दो टैक्सेस मैं आपको लिख रहा हूं, इसको जरा ध्यान से सिर्फ देखिएगा। एक है एक्साइज ड्यूटी और दूसरा है सेल्स टैक्स। देखिए जिन 17 टैक्सेस को जीएसटी में कवर किया गया था उसमें हमारे यहाँ सेल्स टैक्स भी था और हमारा एक्साइज ड्यूटी भी था। सेल्स टैक्स भी था और एक्साइज ड्यूटी भी था। मगर मगर देखिए 17 टैक्सेस को किया गया था, उसमें से एक एग्जांपल लेता हूं सर्विस टैक्स। एक एग्जांपल लेता हूं मैं सर्विस टैक्स। सर्विस टैक्स को पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया और वो जीएसटी में शामिल हो गया, ठीक है। मगर 17 में से दो टैक्सेस ऐसे हैं, जी हाँ 17 में से बेटा दो टैक्सेस ऐसे हैं जिन्हें पूरी तरीके से खत्म नहीं किया गया। एक है एक्साइज ड्यूटी और दूसरा है सेल्स टैक्स। सेल्स टैक्स भी दो लेवल पर लगता है, एक स्टेट लेवल पर जिसको स्टेट वैट कहा जाता है और दूसरा सेंट्रल लेवल पर जिसको सीएसटी कहा जाता है, सेंट्रल सेल्स टैक्स, और दूसरा होता है स्टेट वैट। ये दो टैक्सेस ऐसे हैं जिन्हें पूरी तरीके से नहीं हटाया गया क्योंकि कुछ ऐसे प्रोडक्ट थे जिन्हें जीएसटी में शामिल नहीं किया गया, ठीक है। एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग में कह सकता हूं कि अभी भी कुछ ऐसे टैक्सेस कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट, इन्हें बेटा जीएसटी में शामिल नहीं किया गया। आज की डेट में इसके ऊपर सेल्स टैक्स लगाया जाता है, ठीक है। अल्कोहलिक लिकर, इसको जीएसटी में शामिल नहीं किया गया, इसके ऊपर अभी भी एक्साइज ड्यूटी लगती है। टोबैको, अब टोबैको ऐसा प्रोडक्ट है ये जीएसटी में भी कवर है, एक्साइज में भी कवर है, डबल इसके ऊपर टैक्स लगता है। तो यस, एक्साइज ड्यूटी एंड सेल्स टैक्स अभी भी इंडिया में एग्जिस्ट करते हैं बट बिल्कुल मिनिमम बेसिस पर। ना तो ये आपके कोर्स में है और ना ही आपको इन्हें पढ़ना है, बट यह ध्यान रखिएगा आज की डेट में भी जो सेंट्रल चार्ज करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट जीएसटी भी चार्ज करती है, जो मेन सोर्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस है कस्टम ड्यूटी है, ठीक है, एक्साइज ड्यूटी है एंड सेल्स टैक्स होता है। अब आपके कोर्स में क्या है वो ध्यान रखना है, ठीक है। आपके कोर्स में जीएसटी हो सकता है, कस्टम ड्यूटी होता है, बट आपके कोर्स में कहीं पर भी आपको एक्साइज ड्यूटी या सेल्स टैक्स नहीं देखने के लिए मिलेगा, आपको इनडायरेक्ट पेपर का जो पोर्शन होगा, ठीक है। चलिए ओके, क्लियर है। तो डायरेक्ट टैक्सेस में आपके पास क्या है, इनकम टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्सेस में 4 टैक्सेस हैं, मगर जिसमें से जो मेजर टैक्स हैं, ठीक है, जो नजर आते हैं वो होते हैं हमारे पास जीएसटी एंड कस्टम ड्यूटी। अच्छा, डायरेक्ट टैक्स और एक इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं फिर हम इसको वाइंड अप करेंगे टाइप्स ऑफ टैक्सेस को। देखिए डायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट क्यों, इनडायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट क्यों है, एक बार इसका छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं। मैं पैसा कमा रहा हूं, फॉर एग्जांपल मैं 10 लाख रुपए कमाता हूं, गवर्नमेंट ने कहा देखो भाई आपको 10% टैक्स पे करना है। मैं 10 लाख रुपए कमाता हूं, 10 लाख का 10% चेक करता हूं। देखो ये सिर्फ आपके एग्जाम इजी समझने के लिए मैं एग्जांपल दे रहा हूं, टैक्स रेट डिफरेंट होते हैं। तो मैंने 10 लाख रुपए कमाया, 10% मतलब 1 लाख रुपए मैंने गवर्नमेंट को जाके जमा करा दिया, ठीक है। जनरली ये साल में एक बार जमा कराना होता है और अगर प्री पेमेंट ऑफ टैक्स होती है तो साल में 4 बार जमा कराना होता है। तो मतलब मैक्सिमम कितनी बार जमा कराना है, 4 बार साल में, ठीक है। तो मान लीजिए मेरे को अगर 1 लाख का टैक्स पे करना है, मुझे 1 लाख रुपए का टैक्स पे करना है, तो 1 लाख के 4 बराबर हिस्से कितने हो गए, फॉर एग्जाम्पल 25,000, 25,000, 25,000, 25,000। तो अगर गवर्नमेंट ने कहा है 4 बार कराना है तो मैं 25,000 हर 3 महीने में जमा करा दूंगा, ठीक है। और एक बार जमा कराना है तो 1 लाख में गवर्नमेंट को दे दूंगा, बराबर। बहुत सुविधा है, घर बैठे मैं 25,000 पे नेट बैंकिंग के थ्रू, ठीक है, गवर्नमेंट के खाते में जमा करा सकता हूं। कोई परेशानी है, नहीं परेशानी है, क्यों, अरे भाई 25,000 है, आराम से जमा हो जाएगा। डायरेक्ट टैक्स तो मैं डायरेक्टली गवर्नमेंट को जमा करा रहा हूं, ठीक है। तो इनकम टैक्स को डायरेक्ट टैक्स में रखा गया। अब एक बार चलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट क्यों है, ये डायरेक्ट क्यों नहीं है, ये डायरेक्ट क्यों नहीं है। देखो बेटा, जितनी भी सप्लाईज होती हैं, सप्लाई चाहे गुड्स की हो या सर्विसेज की हो, जितनी भी सप्लाई होती हैं चाहे वो गुड्स की हो या सर्विसेज की हो, उनके ऊपर जो लगाया जाता है वो लगाया जाता है जीएसटी, इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। चाहे 1 रुपए का आप सेंटर फ्रेश परचेज करें, ठीक है, या 1 करोड़ रुपए का आप कोई प्रोडक्ट परचेज करें, चलो चाहे आप 1 रुपए की कोई सेंटर फ्रेश परचेज करें या आप 1 लाख रुपए की कोई मोटर साइकिल परचेज करें, दोनों के ऊपर जीएसटी चार्ज किया जाता है। अच्छा, अगर 1 लाख रुपए की मोटरसाइकिल के ऊपर फॉर एग्जाम्पल 18% का जीएसटी है, तो 1 लाख का 18%, 18,000 आसान है, ठीक है।
बट अगर 1 रुपए की सेंटर फ्रेश के ऊपर 18% का जीएसटी लगता है तो 18 पैसा, क्या ये आपके लिए पॉसिबल है कि आप 18 पैसा जमा कराने गवर्नमेंट के खाते में जाएंगे? जब मैं डायरेक्ट टैक्स की बात कर रहा था तो मैंने कहा, गवर्नमेंट ने कहा देखो भाई विवेक, जितना पैसा कमाते हो 10% टैक्स पे कर दो। तो मैंने गवर्नमेंट को 1 लाख रुपए जमा करा दिया साल में एक बार, ये साल में 4 बार 25-25 हजार रुपए जमा करा दिया डायरेक्ट टैक्स। बट अगर मैं सेंटर फ्रेश लेने जाता हूं और मान लो, चलो 1 रुपया छोड़ो, 10 रुपए की है, 10 रुपए छोड़ो, चलो 100 रुपए की है, 100 रुपए तो आसान है ना, 100 रुपए का 18% कितना हुआ? 18 रुपए। अरे भाई, इनकम में टैक्स साल में 4 बार जमा कराना होता है, मगर जब आप बात करते हो प्रोडक्ट परचेज करने की या सर्विसेज लेने की, वेन एवर यू आर मेकिंग पेमेंट, आपको हर बार टैक्स पे करना होता है। आप एक ब्रेड लेने गए, ठीक है, आप एक ब्रेड लेने गए, 25 रुपए की ब्रेड है, उसके ऊपर आपका जीएसटी, ठीक है, ब्रेड है, कोई दूसरे प्रोडक्ट है लेने के, उसके ऊपर आपके पास जीएसटी लग गया। आप सेंटर फ्रेश परचेज करने 1 रुपए की, उसके ऊपर जीएसटी लग गया। आप पेस्ट्री खाने गए, आप रेस्टोरेंट में गए, वहां पर आपका जीएसटी लग गया। इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल दैट एवरी टाइम यू आर मेकिंग पेमेंट आप गवर्नमेंट को पहले जीएसटी जमा कराएं। देखो क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल, मैं अपनी वाइफ के लिए कोई गिफ्ट लेने जाता हूं, मैंने कहा वाइफ के लिए मैं गिफ्ट लेने गया और गिफ्ट पसंद आया, मैंने 50,000 रुपए का एक ज्वेलरी सेट परचेज किया। वो कहता है विवेक सर देखो, 50,000 रुपए का ज्वेलरी तो ठीक है, इस पर टैक्स बनता है, और जो टैक्स बनता है वो 3% है। सर एक काम करो, 50,000 का 3%, 1,500 रुपए सर पहले गवर्नमेंट को जमा कराओ, फिर मैं आपको ज्वेलरी दूंगा, क्योंकि ये डायरेक्ट टैक्स है। अब देखो, हम इनडायरेक्ट को डायरेक्ट टैक्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। 1,500 रुपए कोई बात नहीं, मैं कहा अपना मोबाइल ओपन किया, 1,500 रुपए मैंने गवर्नमेंट को जमा कराए, ठीक है, गवर्नमेंट के खाते में जमा कराए, और उसके एक्नॉलेजमेंट नंबर मैंने दे दिया ज्वेलर को, उसको मैंने 50,000 रुपए पे किए, ज्वेलर लेकर घर आ गया। आसान था, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों नहीं हो सकता डायरेक्ट टैक्स? बिल्कुल हो सकता है। जीएसटी, चलो आगे बढ़ते हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ मैं मूवी देखने गया, मूवी का प्रोग्राम बनाया, वहां पर मूवीज की टिकट आई 2,000 रुपए की, उसके ऊपर मान लो जीएसटी 18%, 2,000 का 18%, 360 रुपए। अब वो जब हम टिकट बुक करा रहे हैं, वो कहते हैं विवेक जी रुको, अब तो ये डायरेक्ट टैक्स हो गया है, पहले आप 360 रुपए गवर्नमेंट को जमा कराओ, फिर हम आपको टिकट देंगे। तो मैंने फटाफट 360 रुपए जमा कराए और जीएसटी जमा कराया, ठीक है, टैक्स जमा कराया डायरेक्टली गवर्नमेंट को, और एक्नॉलेजमेंट नंबर दिया, और 2,000 रुपए देके मूवी देखकर आ गए। ये भी आसान था। मूवी से वापस आ रहे थे, मैकडी का बर्गर खाने रुक गए। बर्गर था, 2 बर्गर लिए, कुल मिला के 100 रुपए के बर्गर आए। वो कहते हैं सर पहले इस पर 5%, मतलब 5 रुपए गवर्नमेंट को जमा कराओ। अरे भाई, 1,500 रुपए जमा कराना आसान था, 360 भी जमा कराना आसान था, 5 रुपए पहले मुझे गवर्नमेंट को जमा कराने होंगे, फिर मैं उसके एक्नॉलेजमेंट दिखाऊंगा, फिर मुझे बर्गर खाने को मिलेगा। अब परेशानी बढ़ने लगी है। सेंटर फ्रेश लेने के लिए हम रुक गए, 1 रुपया सेंटर फ्रेश देने के लिए गए, वो कहता है भाई साहब रुको, इसके ऊपर 18% टैक्स पहले गवर्नमेंट को जमा कराओ। कितना? 18 पैसे। बेटा इट इज प्रैक्टिकली नॉट फिजिबल। देखिए, जब हम एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, जब हम गुड्स या सर्विसेज कंज्यूम कर रहे हैं, तो वो हम उस पर जो टैक्स है, एवरी टाइम वी आर मेकिंग पेमेंट, उसके ऊपर हमें टैक्स भी देना होता है। बट इट इज नॉट प्रैक्टिकली फिजिबल और पॉसिबल कि हम हर बार पहले वो गवर्नमेंट को टैक्स जमा कराएं। तो गवर्नमेंट ने क्या करा? गवर्नमेंट ने कहा देखो भाई, तुम परेशान मत हो टैक्स पेयर, तुम एक परेशान मत हो, एक काम करो, जो शॉपकीपर है जिससे तुमने ज्वेलरी परचेज की, या जिससे तुमने मूवी की टिकट परचेज की, या जिससे तुमने बर्गर परचेज किया, या जिससे तुमने सेंटर फ्रेश परचेज की, एक काम करो, हम उस पर ये जिम्मेदारी लगा रहे हैं कि तुम टैक्स उसको जमा कराओ, और उस व्यक्ति से हम हर महीने टैक्स कलेक्ट कर लेंगे। जनरली जो टैक्स कलेक्शन पीरियड होता है जीएसटी में, वो 1 महीने का होता है, ठीक है, ये कर लेंगे। अब तो आसान हो गया। देखो बेटा, यहां पर आसान था क्योंकि मुझे केवल साल में 1 बार या मैक्सिमम 4 बार टैक्स जमा कराना था, और अमाउंट भी हैंडसम था, मतलब अच्छा था, मैं डायरेक्टली गवर्नमेंट को जमा करा सकता हूं। मगर यहां पर मेरे लिए ये पॉसिबल नहीं है दैट एवरी टाइम आई एम मेकिंग पेमेंट, मैं जब भी कोई गुड्स या सर्विसेज कंज्यूम करूं तो मेरे लिए बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। रात को डॉटर को लेकर मैं घूमने निकला हूं, वो आइसक्रीम खाने के लिए जिद करती है, सोचो अगर पहले मुझे गवर्नमेंट को वो आइसक्रीम का टैक्स जमा कराना पड़े फिर मुझे आइसक्रीम मिले, तो कितनी ज्यादा खतरनाक सिचुएशन हो जाएगी। तो गवर्नमेंट ने कहा देखो, यहाँ परेशान होने की जरूरत नहीं है कंज्यूमर, तुम गुड्स को कंज्यूम करो, तुम सर्विसेज को कंज्यूम करो, हम इस शॉपकीपर के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल देते हैं कि तुम टैक्स उसको जमा करा दो, ठीक है। तो बेटा इसलिए जो आपको प्रोडक्ट मिलते हैं ना, वो सारे टैक्स इंक्लूड होते हैं। तो आपने टैक्स इसको जमा करा दिया, आपके लिए सेंटर फ्रेश का 18% टैक्स इसको पे करना आसान है, ठीक है।
इस आपके लिए आसान है कि आप ज्वेलरी का टैक्स इसको जमा करा दो, आपके लिए आसान है कि आप मूवी का टैक्स जमा करा दो, बर्गर का टैक्स जमा करा दो। इस व्यक्ति को टैक्स कलेक्ट करना पड़ेगा अगर इसे बिजनेस करना है, क्योंकि गवर्नमेंट ने इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी है। और इस व्यक्ति को भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्यों? क्योंकि ये सिर्फ आपके 18 पैसे कलेक्ट नहीं कर रहा, ये केवल आपके बर्गर के 5 रुपए कलेक्ट नहीं कर रहा है, केवल आपके मूवी के 360 रुपए कलेक्ट नहीं कर रहा है, केवल आपको ज्वेलरी बेचकर 1500 रुपए का टैक्स कलेक्ट नहीं कर रहा, ये पता नहीं लाखों की संख्या में सेंटर फ्रेश सेल कर रहा होगा, ये लाखों की संख्या में बर्गर सेल कर रहा होगा, हजारों लोग रोज मूवी देखने आते हैं, ठीक है, ज्वेलरी के शोरूम में भी रोज 10-15 लोग जरूर जाते होंगे। तो बेटा इस व्यक्ति को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये हर महीने 1 तारीख से लेकर महीने की आखिरी तारीख तक जितना भी टैक्स आता है उसको इकट्ठा करता है और एक बार जाके गवर्नमेंट को जमा करा देता है। अब देखो सबके लिए आसानी, मेरे लिए आसानी, क्योंकि मुझे टैक्स जमा कराने गवर्नमेंट के पास नहीं जाना, गवर्नमेंट को भी प्रॉब्लम नहीं, क्यों? क्योंकि मैं बार बार गवर्नमेंट के पास अगर सोचो 18 पैसे जमा कराने जा रहा हूं तो उसके लिए भी मुझे ट्रांजेक्शन करनी है, तो गवर्नमेंट परेशान हो जाएगी, इतनी ट्रांजेक्शन हो जाएंगी। और इस व्यक्ति को भी परेशानी नहीं है, क्यों? क्योंकि ये आपसे टैक्स कलेक्ट करके इमीडिएटली गवर्नमेंट को जमा कराने नहीं जा रहा है, इसके पास 1 महीने का पीरियड है, तो एवरीवन इज हैप्पी, ठीक है। बट क्योंकि टैक्स डायरेक्टली गवर्नमेंट की जेब में नहीं जा रहा, दूसरे लोगों के थ्रू होकर गवर्नमेंट के पॉकेट में जा रहा है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। बट यहां पर जब मैं डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स आपके साथ डिटेल में पढ़ूंगा तो कुछ सिचुएशन डायरेक्ट टैक्स में नजर आएगी जहां पर इनडायरेक्ट टैक्स आ जाता है, जिसको हम कहते हैं टीडीएस एंड टीसीएस। जी हाँ, डायरेक्ट इनकम टैक्स में आपको कुछ एक्सेप्शंस मिलेगी जहां पर टैक्स डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली गवर्नमेंट की जेब में जाता है, जिसको कहते हैं टीडीएस एंड टीसीएस। और ऐसे ही जब मैं इनडायरेक्ट टैक्स में आपको जीएसटी पढ़ाने जाऊंगा तो वहां पर आपको नजर आएगा एक सिचुएशन होती है रिवर्स चार्ज, जहां पर ये व्यक्ति टैक्स कलेक्टर को टैक्स जमा नहीं कराता, डायरेक्टली किसे जमा करा देता है, ये गवर्नमेंट के खाते में टैक्स जमा करा देता है। तो यस, डायरेक्ट टैक्स में भी एक्सेप्शन है, कुछ सिचुएशन ऐसी है जहां पर इनडायरेक्ट टैक्सेस हो जाता है, और इनडायरेक्ट टैक्स में भी एक सिचुएशन ऐसी रिवर्स चार्ज जहां पर वो डायरेक्ट टैक्स बन जाता है, ठीक है जी, क्लियर है बेटा। तो डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स, एग्जाम में अलग से इसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला है, सिर्फ एक नॉलेज के लिए ये टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन कीप लर्निंग, ऑल द बेस्ट।